मैं एक परिवार से हूँ जो कि बहुत गरीब परिवार है, किसान परिवार है। बैंक में काम कर रहे थे माईवाल जी आप। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपकी कैसे एंट्री होती है? जब मैं वो बैंक में लेकर गया और डीलिंग हेड से मैंने जब ये ड्राफ्ट बनाने के लिए दिया, तो उन्होंने अपने चीफ मैनेजर को बोला कि 1 CR चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब का जा रहा है हमारे और LIC में जा रहा है, तो क्यों ना हम इसको SBI लाइफ में ही कन्वर्ट करें। उसके बाद उसी चीफ मैनेजर ने फोन किया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस वालों को कि भाई मेरे बस में तो नहीं है ये, आप देखो ट्राई करो और आपको मिल जाए, तो बट LIC में नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ब्रांच मैनेजर भी बड़ा खुश हुआ, उसने मुझे छाती से लगाया और कहा कि आपने आज रियली आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, अगर मैं आज भी काम करना बंद कर दूं तो मुझे 5 लाख रुपए हर महीने फिर भी आएगा। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। रोड टू सक्सेस के आज के इस प्रोग्राम में आज मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत समझदारी से, कंसिस्टेंसी से काम करते हुए आज इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को, अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया है। इनका नाम मिस्टर सूरज माहीवाल है। मिस्टर सूरज माहीवाल हरियाणा से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर सूरज माहीवाल जी से और उनसे उनकी अब तक की जो कार्य की जर्नी रही है, जो काम की जर्नी रही है, उस जर्नी के बारे में जानते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। सो माहीवाल जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माहीवाल जी सर थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं BITV का चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया आपसे आज रूबरू होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम माहीवाल जी। सो माहीवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा दरअसल आपकी अब तक की जो कार्य की जर्नी है, काम की जर्नी है, उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं माहीवाल जी। तो मैं चाहता हूं कि हम शुरू करते हैं वहां से जहां से आपने पहला काम शुरू किया। तो इंश्योरेंस में आने से पहले, इंश्योरेंस में भी आने से पहले आपका सबसे पहला काम कौन सा था, कैसे आपने उस काम को हासिल किया, उसके बारे में कुछ बताइए माहीवाल जी। सर बेसिकली मैं एक परिवार से हूँ जो कि बहुत गरीब परिवार है, किसान परिवार है, और 1980 में मैंने लॉ डिपार्टमेंट में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया। मैं लॉ करना चाहता था, मेरे घर वालों ने बोला कि लॉ करो। 1982 में मेरी लॉ कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने आप को सेटल करने के बारे में सोचा और मैंने सोचा था कि मैं किसी बैंक में जॉब करूं, क्योंकि बैंक की जो सैलरी होती है बहुत अच्छी होती है और भी काफी उसके अंदर लग्जरीज होती हैं। तो 1982 में मुझे बैंक की जॉब मिली और वो कैनरा बैंक में मैं एज लॉ ऑफिसर भर्ती हो गया। लॉ ऑफिसर होने की वजह से मेरी पोस्टिंग पहले फरीदाबाद में हुई जो हरियाणा में है, दिल्ली के नजदीक। उसके बाद 1985 में वापिस मेरे को पंचकुला ब्रांच दी गई और पंचकुला ब्रांच में जॉब करता था। लिमिट देनी है, लोन देना है, वो सारे मेरे थ्रू ही होकर आते थे, सारे लीगलाइज फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बैंक में काम कर रहे थे माहीवाल जी आप, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपकी कैसे एंट्री होती है? सर 1987 में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ईश्वर जिंदल जी वो ये सर्च कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे कि यह ब्रांच कैनरा बैंक में सबसे बेटर लाइजन करने वाला कौन इंसान है जिसको मैं LIC की एजेंसी दूं और उसको सेकंड इनकम के बारे में बताऊं। तो जब उन्होंने मुझे सेकंड इनकम के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि यार ये तो वैसे तो चीज अच्छी है कि सेकंड इनकम भी होनी चाहिए इंसान के पास। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ LIC की एजेंसी लेने के लिए, बट मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ इसलिए मैं अपने नाम से नहीं ले सकता। तो मेरी वाइफ जो PGI चंडीगढ़ में काम करती थी, तो उनको मैंने रिजाइन करवाया और LIC की एजेंसी उनको दिलाई। कौन से साल की बात है ये? 1987 में मैंने ये एजेंसी ली है सर। अच्छा, 1987 में जो है आपको आपके डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू एजेंसी मिली। ओके। तो माहीवाल जी, जब आपने ये एजेंसी ली, अब आपको काम करना था, तो क्या आपके लिए आपके शुरुआती दिनों में कुछ चैलेंजेस थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू आपने फेस किए? सर उस टाइम इकोनॉमिकली इतना हमारा देश डेवलप नहीं था 1987 में। 1990 के बाद थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है। तो मैं लोगों के पास जाता था इंश्योरेंस के लिए, तो लोग यही कहते थे कि हैंड टू माउथ है। बट मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं केवल इंडस्ट्रियलिस्ट को ही मैं
पकड़ूं, उनसे ही मैं बात करूं। इंश्योरेंस के बारे में जब मैं इंडस्ट्री से बात करता था तो वो ये मुझे ये कहते थे, ठीक है, मुझे हमने एक तो एटीसी में टैक्स भी बचाना है और सबसे बड़ी चीज है कि आप बैंक में बैठे हो, जब भी हमें जरूरत पड़ी तो हम आपको आपसे के पास आकर बात भी कर सकते हैं। तो लोगों ने मेरा भरपूर सहायता दी उन्होंने जी। और मैं 1987 से 1981 में मैंने चेयरमैन क्लब मेंबरशिप हासिल कर ली थी एलआईसी के साथ। तो शुरुआती दिनों में महिवाल जी आपने तो पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, आपकी बीवी के नाम से था, आप कैनरा बैंक में काम करते थे। फुल टाइम आपने कब काम करना शुरू किया इंश्योरेंस? सर 2001 में मैंने कैनरा बैंक से वीआरएस अप्लाई की और मुझे वीआरएस मिली। वीआरएस मिलने के बाद फिर मैंने फुल टाइम काम कर शुरू कर दिया। उस टाइम से ही मैंने काम शुरू किया तो आज तक जो मैंने काम किया है वो इतना बेहतर काम हुआ, तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2008 में मैंने एमडीआरटी करनी शुरू कर दी थी सर। उससे पहले मुझे नॉलेज नहीं था, ना ही मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुझे एमडीआरटी के बारे में बताया, लेकिन मैं हमेशा अपनी टीम में फर्स्ट रहता था। तो 1998 में मेरे को जेडएमसी में ऑनरिंग मिली। जब मेरे को जेडएमसी जो जोनल ऑफिस है हमारा दिल्ली में, उसमें ऑनरिंग होने के बाद मेरे विजन क्लियर होने के बाद फिर मैंने सोचा इससे बेटर तो कोई काम भी नहीं है। तो उसके बाद मैंने जोर शोर से दिन रात एक करके ये यहाँ आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। तो 1998 में आपने पहला अचीवमेंट हासिल किया? यस सर। क्या था ये आपने बोला? 1991 में मैंने चेयरमैन क्लब मेंबरशिप हासिल की थी। चेयरमैन क्लब 1991 में आपका पहला अचीवमेंट। अदरवाइज तो आम लोग 20-20 साल में भी मुश्किल से चेयरमैन क्लब मेंबर बनते हैं। और 2008 में फिर आपका पहला एमडीआरटी हुआ? पहला 2008 में मेरा पहला एमडीआरटी और आज तक मेरा एमडीआरटी होता आ रहा है। मैं उसके ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास 5 एजेंसियां हैं जिनको मैंने चलाना है, और 5 एजेंसियों में जब काम बढ़ता है तो एमडीआरटी के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो 5 एजेंसी में आप एमडीआरटी करते हैं महिवाल जी? नहीं सर, केवल एक एजेंसी में मैं एमडीआरटी करता हूँ। मेरे पास मेरी वाइफ की और मेरी चेयरमैन क्लब मेंबरशिप है, मेरे पास गैलेक्सी क्लब है सर, और मेरे बेटे के पास डीएम क्लब मेंबरशिप है। बाकी 2 में कोई क्लब मेंबरशिप नहीं है। अगर आपकी सारी एजेंसी को जोड़ दिया जाए तो महिवाल जी आप कौन सी पोजीशन पे आते हैं? सीओटी टीओटी कौन से लेवल पे आ जाते हैं? सर मेरा सीओटी तो मिनिमम है और कारपोरेट क्लब। तो आप सीओटी मेंबर तो हैं आप, अगर यस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आप सीओटी तो है कम से कम। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो महिवाल जी, ये जो आपने लगातार ये जो ग्रोथ की है, चेयरमैन क्लब, एमडीआरटी और लगातार एमडीआरटी, और अगर सब क्लब किया जाए तो सीओटी लेवल तक आज आप पहुंच गए हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या ऐसा काम करने का तरीका है या सोच है, क्या आपकी एबिलिटी है जिसकी वजह से आप लगातार ग्रो कर रहे हैं महिवाल जी? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक डिजिटल ऑफिस है मेरा। डिजिटल ऑफिस होने के कारण मैं कस्टमर के पास हमेशा उनका सारी परफॉर्मेंस लेकर बात करता हूँ सर, कि आपका कितने पहले पॉलिसीज हैं, कितने आपके बच्चों की पॉलिसीज हैं, उनके अंदर कितना आपको किस टाइम पे मिलने वाला है। तो जब मैं उनको सारा विजन देता हूँ तो उसके बाद जब वो देखते हैं कि मेरा विजन जो है उस लेवल तक का नहीं है, मेरा गोल पूरा नहीं होता, तो मुझे आगे से आगे बिजनेस मिलता है। और बिजनेस मिलने का मेरा सेकंड कारण है क्योंकि माउथ टू माउथ मेरी एडवर्टाइजमेंट होती है। जिन लोगों की मैंने पॉलिसी की है वो सेटिस्फाई हैं और वो अपने रिलेटिव को भी कहते हैं अगर आपने कोई फाइनेंस की बात करनी है तो आप सूरज महिवाल से ही बात करिए। परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या आपकी सोच क्या होती है महिवाल जी, जब आप किसी को इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते हैं तो किस सोच के साथ में आप इंश्योरेंस बेचते हैं? सबसे पहले सर मैं उनका गोल अचीव करवाने की बात करता हूँ कि आपका बेटा कितने साल में ये 18 ईयर्स का होगा, +2 कंप्लीट कर देगा, फिर उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना तो उस टाइम पे कितना पैसा चाहिए, उसके बाद हर साल पैसा चाहिए। तो 25 ईयर्स की एज में इन्होंने डॉक्टर बन के तो सेटल होना है, उसके लिए आपको 50 लाख रुपया चाहिए। तो और आपकी बेटी की शादी उसके 2 साल के बाद होगी तो उसके लिए 50 लाख रुपया चाहिए। जो अब फिर मैं उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके फिर उनकी पॉलिसी के बाद भी पॉलिसी के बाद पॉलिसी, पॉलिसी के बाद पॉलिसी, ऐसे मैं उनके बाद करता रहता हूँ। मैं कभी चेक टू चेक के पास नहीं जाता सर। जो आदमी चेक टू चेक डिसाइड करते हैं मैं उनके पास नहीं जाता हूँ इंश्योरेंस करने के लिए। चेक टू चेक का मतलब होता है कि जैसे चेक आया उन्होंने आगे चेक दे दिया और फिनिश, उनके पास कुछ नहीं बचा, तो वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है।
तो इसलिए उन लोगों के पास ना जाकर मैं उन लोगों के पास ही अपने बिजनेस की बात करता हूँ जिनके पास और लेने का और पॉलिसी करवाने का साधन है, जो इकोनॉमिकली फ्री है। तो करेक्ट करेक्ट। महिवाल जी, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए, कोई ऐसी चीज आपकी इस कार्य की जर्नी में हुई हो जिसके होने के बाद में आपने बहुत ज्यादा ग्रो किया, आपने पीछे मुड़ के कभी देखा ही, ऐसा कोई यस इंसिडेंट बताइए। सर, मैं 2018 की बात करना चाहता हूँ। 2018 में मैंने किसी चार्टर्ड अकाउंट ने मेरे से 1 CR सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्ट करना था, और इन्वेस्ट करने के लिए उसने, वो बहुत बिजी था क्योंकि उस टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेज चल रही थी। तो मैंने उनके फॉर्म वगैरह फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट की, और कंप्लीट करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उन्होंने मुझे 10 चेक निकाल कर दिए सर, क्योंकि उसकी एक चेक की लिमिट नॉट ओवर ₹10 लाख लिखा होता था उसके ऊपर कि एक चेक 10 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं भर सकते हम। तो 10 लाख चेक के चेक उन्होंने 10 चेक मुझे 1 CR के दे दिए। जब मैं वो बैंक में लेकर गया और डीलिंग हेड से मैंने जब ये ड्राफ्ट बनाने के लिए दिया, तो उन्होंने अपने चीफ मैनेजर को बोला कि 1 CR चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब का जा रहा है हमारे और LIC में जा रहा है, तो क्यों ना हम इसको SBI लाइफ में ही कन्वर्ट करें। जब उनका चीफ मैनेजर ने उनको बोला कि इसको होल्ड पे रखो और मैं एक बार उन चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेजिडेंस पे जाकर उनको मिलकर आता हूँ। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए तो लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की थी, तो उन्होंने उसको कोई भाव नहीं दिया और बाहर बैठकर आ गए। तो फिर उसके बाद उसी चीफ मैनेजर ने फोन किया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस वालों को कि भाई मेरे बस में तो नहीं है ये, आप देखो ट्राई करो और आपको मिल जाए तो, बट LIC में नहीं जाना चाहिए। तब मैक्स वाले भी आ गए और उनको बहुत प्रलोभन दिए, हम आपको ये देंगे, ये गिफ्ट देंगे, आप ये बिजनेस हमें दे दो। उधर से चीफ मैनेजर का प्रेशर है, उधर से मैक्स का प्रेशर है, बट मुझे भी ये चिंता लग रही थी कि यार अगर ये बिजनेस मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा नुकसान होगा, मेरी सीनियरिटी भी खत्म होगी और मेरी जो रैंकिंग है वो भी नीचे आ जाएगी। तो मैं दोबारा 5 बजे फिर बैंक में गया, और बैंक में जाने के बाद मैंने उनको पूछा कि मुझे मेरा ड्राफ्ट बना कर दे दो। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि यार अब तो हमारे हाथ से ये बिजनेस चला ही गया, तो इनको 10 ड्राफ्ट बना कर दो। बट LIC के अंदर केवल 5 ही ड्राफ्ट एक्सेप्ट हो सकते हैं एक प्रपोजल को कंप्लीट करने के लिए। मैंने अपने CA को बोला कि ये तो 10 ड्राफ्ट बना कर दे रही हैं जो मुझे एक्सेप्ट नहीं है, रीजन भी के 5 से ज्यादा मैं एक पॉलिसी में BOC एडजस्ट नहीं कर सकता। तब चार्टर्ड अकाउंट ने उनको बोला कि या तो मैं अपना बंद करता हूं अकाउंट, या मुझे केवल 5 ड्राफ्ट 20-20 लाख के 5 ड्राफ्ट बना कर दो। तो उस वजह से उन्होंने 5 लाख रुपए के 20-20 लाख रुपए के 5 ड्राफ्ट बना कर दिए। मैं 9 बजे जब LIC ऑफिस में BOC कटवाने के लिए गया, तो मेरा ब्रांच मैनेजर भी बड़ा खुश हुआ, उसने मुझे छाती से लगाया और कहा कि आपने आज रियली आपने एक बहुत बड़ा काम किया है एंड गॉड ब्लेस यू। तो आप, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और हर साल मेरी जो कमीशन है हर साल में अब मेरे इंसेंटिव बढ़ते रहे। मेरा इंसेंटिव आज की डेट में इतना है कि अगर मैं आज भी काम करना बंद कर दूं तो मुझे 5 लाख रुपए हर महीने फिर भी आएगा। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो महिवाल जी, आज आपका अगर मैं स्टेटस पूछूं, कितने ऑफिसेस हैं आपके, कितने स्टाफ हैं आपके, कितने कस्टमर हैं आपके, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। सर मेरे पास 2 ऑफिस हैं, वेल इक्विप्ड हैं दोनों। एक पंचकुला में ऑफिस है हरियाणा में, और एक दूसरा मेरा ऑफिस है मोहाली में। मोहाली ये ट्राई सिटी है चंडीगढ़ की, पंचकुला मोहाली एंड चंडीगढ़। चंडीगढ़ को मैंने कवर अपने पंचकुला ऑफिस से किया है, और मोहाली ऑफिस को मैंने मोहाली और नियर बाई एरिया को कवर किया है। मेरे पास एक ऑफिस में 5 एम्प्लॉइज हैं और दूसरे ऑफिस में 3 एम्प्लॉइज हैं, टोटल मिलाकर 8 एम्प्लॉइज हैं। जो एक एम्प्लॉय तो मेरा सारा टाइम LIC ऑफिस में ही बैठता है, दूसरा एम्प्लॉय मेरा फील्ड में रहता है, तीसरा एम्प्लॉय मेरा जो प्रीमियम पॉइंट है उसको लुक आफ्टर करता है, चौथा मेरा एम्प्लॉय है वो मैनेजर है जो सारा लुक आफ्टर करता है, और 5वां मेरा एम्प्लॉय है जो वाटर बॉय है, एक स्वीपर है। तो ये 2 ऑफिस है मेरे, और मेरे 5000 सेटिस्फाइड कस्टमर है सर, जो कभी भी और किसी के पास नहीं जाते। जब भी कोई एडवाइजर उनके पास जाता है तो वो यही कहते हैं कि उनसे बेटर हमें सर्विस कोई भी नहीं दे सकता। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक महिवाल जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर के किस तरीके से आपने जो है अपने बिजनेस को किस लेवल तक आप लेके गए। बहुत बढ़िया। तो महिवाल जी, अब यहाँ से आगे आपका क्या विजन है, क्या टारगेट है, किस गोल को लेकर आज
की तारीख में आप काम कर रहे हैं माहीवाल जी? सर मेरा विजन है कि मेरे जो क्लाइंट हैं उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो मैं सिक्योर करूं। वो जो कुछ भी बनना चाहते हैं लाइफ में वो बने। मैं उनको ऐसी फाइनेंशियल एडवाइजरी देना चाहता हूँ। जैसे कोई बच्चा 18 ईयर्स का होता है तो मैं उनके लिए 25 लाख रुपए का प्रोविजन बनाता हूँ कि इनको 18 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर लाइन में जाना है तो 25 लाख रुपए चाहिए, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो उनको पैसे चाहिए, पायलट बनना है तो पैसे चाहिए, और किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे ये एजुकेशन के लिए इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी और उनको हर साल फीस की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं उनको, मेरे जो इतने भी क्लाइंट हैं उनको मैं ऐसा प्रोविजन बना कर देता हूँ 18 ईयर से और 25 ईयर्स तक उनको रेगुलर इनकम आती रहे, सो दैट वो अपनी बच्चों की एजुकेशन को कंप्लीट करा लें। अपने श्योर इवेंट, सरप्राइजिंग इवेंट जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंगली मैं उनकी प्रपोजल बनाता हूँ। और जो लोग रिटायरमेंट के लिए भी रेडी होते हैं जो लोग, उनकी मैं ऐसी प्लानिंग करता हूँ कि वो रिच रिटायर्ड हों, क्योंकि अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड ना रहे जब वो 60 ईयर्स एंड अबव हो जाए। तो मेरी ये प्लानिंग होती है जिसकी वजह से मुझे रेफरेंस आगे से आगे रेफरेंस मिलता है। माहीवाल जी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं तो आपका क्या टारगेट है? सर मैंने इस साल मेरी एमडीआरटी हो चुकी थी और मैं इस साल सीओटी में अपनी एजेंसी में करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर से पहले पहले मेरा ये विजन जो है ये क्लियर हो जाए। क्या स्टेप्स कर रहे हैं आप, क्या चीजें कर रहे हैं माहीवाल जी आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए? सर मैं सबसे पहले मैं करता हूँ, यूज करता हूँ माउथ टू माउथ, जो मेरी एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। दूसरी मेरा काम है कि मेरा ऑफिस हाईली डिजिटल है और डिजिटल का सहारा लेकर मैं लोगों से बात करता हूँ, अपनी ऐड भेजता हूँ। मैं ऐड ऐसी पॉलिसी के बारे में कभी नहीं भेजता, मैं मनी मैटर के बारे में उनको ऐड देता हूँ कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए क्या क्या चाहिए। मैं एक पिरामिड का एग्जांपल उनको देता हूँ, पिरामिड बनाकर देता हूँ कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो कैसे आपकी पूरी होगी, इस एज में आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। 20% तो आपको सेफ जगह पर ही इन्वेस्ट करनी है और 80% जो है आपने अपने घर के खर्चे और जो उसमें से बचता है आपने शिप लगानी है, जिसकी वजह से आप कल को रिच रिटायर हो। परफेक्ट परफेक्ट माहीवाल जी, मैंने आपकी इस फाइनेंशियल, आपकी जो कार्य की अब तक की जर्नी रही है, इस जर्नी के बारे में मैंने काफी सारे प्रश्न पूछे और आपने मेरे हर एक प्रश्न का माहीवाल जी बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही सटीक आंसर दिया आपने। आपकी बातों को सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत कुछ सीखने को है आपकी जर्नी से। माहीवाल जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला और अपनी कार्य की जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद माहीवाल जी। सर मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिसने मुझे मेरे को मौका मिला आपके साथ रूबरू होने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।